का क्या कहना है 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में? 1991 जो इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो उसमें सारी बातों को कहा गया। देखिए, चाइनीज सेक्टर की जो जनता पार्टी के द्वारा 1977 में स्थापित की गई थी, उसके बारे में डिटेल नहीं बोलकर केवल एक शब्द बोला और कहा कि ये अलग से हम एक स्टेटमेंट देंगे 1991 के बाद के वर्षों में जो चाइनीज सेक्टर के लिए। तो सारा उसमें 39 पॉइंट्स दिया गया 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। लेकिन चाइनीज सेक्टर के लिए अलग से एक एक्ट पारित किया गया और एक अलग से गवर्नमेंट स्टेटमेंट है जो कि 1991 में शामिल नहीं है, 1991 के बाद के वर्षों में वो दिया गया। तो इसका मुख्य कारण है कि चाइनीज सेक्टर जो है वो जॉर्ज फर्नांडिस का लाया हुआ है, जो जनता पार्टी का था और जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर बने थे मोरारजी देसाई, और इंदिरा गांधी पहली बार उसमें पद से हटी थी और हार भी गई थी, एमपी नहीं हो पाई थी। तो इसलिए 1991 की पॉलिसी में जब चाइनीज सेक्टर का जिक्र करने के लिए आया, तो उसके जिक्र के लिए डिटेल किसी बात को करने में उसको लगा कि हम जनता पार्टी के पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा इम्प्रेशन आएगा। इससे पॉलिटिकल रूप में जो है इसका उपयोग होने लगेगा कि हम जनता पार्टी के बात को कांग्रेस को हाईजैक, इसलिए वो डिफोकस किया गया और स्पेशल अरेंजमेंट बात के लिए तो अलग से एक गवर्नमेंट स्टेटमेंट पब्लिश किया गया जिसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट स्टेटमेंट ऑन चाइनीज सेक्टर, और वो एग्जैक्ट डेट जो है 1991 के बाद ही है, या ये उस महीने में नहीं है, 8 के। तो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर किसी पूछा जाए कि भारत के आर्थिक विकास में उसका क्या योगदान है, क्योंकि उसी के बाद से सारा चीज़ चेंजेस हुआ है। 1991 की औद्योगिक नीति इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसमें लाइसेंसिंग सिस्टम को हटा दिया गया। तो लाइसेंस का था कि बिना लाइसेंस का खोल ही नहीं सकते। ये कहा कि देश में 2-3 जो नेशनल सिक्योरिटी का डिफेंस का चीज है, उस उद्योग को 3-4 उद्योग को छोड़कर बाकी हजारों लाखों उद्योग जो है वो खुलेगा, उसको कोई लाइसेंस नहीं होगी। तो लाइसेंस राज की समाप्ति हो गई, कोटा राज की समाप्ति हो गई, टैरिफ रेट घट गया, टैक्स रेट भी घट गया, विदेश से विनियोग होने को ऑटोमेटिक रूट कर दिया गया। पहले था कि 49% रहेगा प्राइवेट सेक्टर को, विदेश वाले को, अब 51% सरकार का रहेगा, तो आराम से आ सकता है। लेकिन इसको और भी आसान कर दिया, कहा कि 100% आपको ऑटोमेटिक रूट देते आ जाइए। अगर आप चाहते हैं तो 49% लगाइए, अगर आप चाहते हैं तो 51% लगाइए, आप ही CEO रहिए। इस तरह का लिबरलाइजेशन किया गया। तो इससे भारत में विदेशी पूंजी अधिक से अधिक आने लगी और टैरिफ सिस्टम कम हो गया, टैरिफ रेट, कोटा सिस्टम समाप्त हो गया, राशनिंग सिस्टम समाप्त हो गया, रेगुलेशन सिस्टम समाप्त हो गया। अब हर चीज की रेगुलेशन हो गया। अब जैसे ब्याज दर, तो ब्याज दर निर्धारित RBI करती थी और SBI अनदर कमर्शियल उसको फॉलो अप करती थी। अब हो गया कि सब अपना अपना ब्याज दर निर्धारित करो और एक बेंचमार्क रहेगा RBI का, और जनता डिसाइड करेगी, विनियोगकर्ता डिसाइड करेगी कि तुम्हारे यहाँ रुपया रखे या नहीं रखे, बचत रखे या नहीं। तो SBI का रेट सबसे अलग रेट रहता है, कोऑपरेटिव सेक्टर का बैंक है तो उसका रेट कम रहता है, और एक भीतरी कंपटीशन होना शुरू हो गया और इससे ब्याज दर स्वतः इक्वल हो जाएगा हर बैंक का। माइनर डिफरेंसेस रहेगा बिकॉज ऑफ सर्टेन फ्रिंज बेनिफिट, लेकिन धीरे धीरे इट बिकम्स सेम विदाउट रेगुलेशन, विदाउट इम्पोजिशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम एवर फ्रॉम RBI। तो कहा कि पहले था रेगुलेशन सिस्टम, अब नाउ हो गया डीरेगुलेशन सिस्टम। उसी तरीके से था क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन कि ये सामान आपको नहीं मिला। पाकिस्तान से 3000 सामान हम लोग नहीं मंगाएंगे, इसका लिस्ट बना हुआ है, अन्य देशों से इसका लिस्ट है। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया, डिमांड सप्लाई के आधार पर जिस देश को जो मंगाना होगा मंगाएंगे, जिस इतना हो भेजेंगे।
बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि 1991 की औद्योगिक नीति खुले हुई अर्थव्यवस्था चलाई। पहले विदेशी व्यापार को हम लोग पंडित नेहरू के दिमाग में, चूंकि वो 3000 दिन की कितना दिन लिखा हुआ है, तो जेल में रहे। अब उनको यातना दिया कि नहीं दिया इसके बारे में हम नहीं कुछ जानते हैं, लेकिन जेल में रहे वो, और लाखों करोड़ों आदमी जेल चला गया। तो एक विदेशी के प्रति हम लोगों का जो विचारधारा है कॉलोनियल रूल के तरह है। हम लोग जब भी विदेशी को देखते तो लगता है कहीं फिर ही हड़प ना ले हमारा। विदेशी व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था। उस समय अगर जानता, उस समय का हुकूमत जो मुस्लिम हुकूमत था हम लोग क्या, अगर जानता कि देश से हड़प लेगा तो उसको कभी भी सूरत में घुसने नहीं देता। 18 घोड़ा सुनता, 18 घोड़ा लेकर के जहाज पे आया था और सूरत के रास्ते से अंदर आया। तो माइंड सेट जो है 1947 में कॉलोनियल रूल को के द्वारा हम कुछ न लेंगे न विदेशी को आने देंगे। और तब नेहरू जी ने प्रोटेक्शन की नीति को अपनाया। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि हमारे यहाँ अगर टैक्स रेट है 10%, तो विदेशी आवेगा तो उस पर हम 90% लगा देंगे रेट। अगर उसका दाम हमसे कम है, हमारा 10 रुपये है, उसका 8 रुपये है, 8 + 90%, तो उसका इतना भयानक रेट हो जाएगा कि कोई इंडियन उसके सामान को नहीं लेगा। तो ये चीज अंग्रेज के जमाने में भी आंतरिक रूप से प्रोटेक्शन लगाया था 1932 में, जब वो अंग्रेज का टैक्स जो है हमारे यहाँ बिहार में 32 शुगर इंडस्ट्री स्थापित किया। तो शुगर इंडस्ट्री, यहाँ का जो चीनी है वो थोड़ा महंगा होता था, रूस का चीनी सस्ता होता था, इंडोनेशिया का चीनी और सस्ता होता था। तो कहा कि विदेशी चीनी पर टैक्स बढ़ा दो, टैरिफ बढ़ा दो, कटकर लगा दो, तो हमारा चीनी जो है खपत होगा। तो 5 टन चीनी जो है हमारे यहाँ से निर्यात होता था 1947 में, 46 में, 45 में। और वो आंशिक टैरिफ के कारण जब देश आजाद हुआ तो कहा कि फुल टैरिफ, कोई भी विदेशी सामान जो आएगा उस पर 300% टैक्स लगा दो, ताकि कोई इंडियन उसको खरीद ना पावे और कोई विदेशी बेच नहीं पावे। अंटिल अनलेस कोई ऐसा इमरजेंसी का चीज होगा, मैंने लाइफ सेविंग ड्रग है, तब 3% बढ़ाइए 500%, अगर पैसा उसको है तो वो खरीद के अपने आदमी का जान बचा लेगा। तो विदेश जाने वाला चीज जो है लग्जरी का भी होता है और नेसेसरी आइटम भी होता है। तो इसलिए ये तटकर की नीति से हम लोग अपने अर्थव्यवस्था को क्लोज इकोनॉमी कर, ये 1947 से लेके 1990 तक क्लोज ही रहा। थोड़ा सा 85 से 90 के बीच में जब राजीव गांधी आए थे तो उन्होंने लिबरलाइजेशन को पार्शली थोड़ा लिबरलाइज किया, ऑटोमेटिक रूट भी दिया। कहा कि ठीक है, तुम्हारा विदेशी कंपनी हो, अगर 49% तक तुम लगाना चाहते हो फॉरेन इक्विटी, तो हम तुमको ऑटोमेटिक रूट देते आ जाओ। इस तरह का हाईटेक को उन्होंने आने की सुविधा दी। तो शुरुआत तो हो गया था, लेकिन इस पर पार्शियल लिबरलाइजेशन 1991 की औद्योगिक नीति में फुल लिबरलाइजेशन ले आया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 3 टर्म है जो आज के संसार के विकास का, संसार के देशों के विकास का महत्वपूर्ण रास्ता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है, और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है। तीनों का सीक्वेंस क्या होगा? उल्टा करेंगे कि पहले ग्लोबलाइज करेंगे बाद में प्राइवेटाइज करेंगे तो फेल हो जाएगा। इसका सीक्वेंस है कि नंबर 1 होगा लिबरलाइजेशन, नंबर 2 पर होगा प्राइवेटाइजेशन और नंबर 3 पर होगा ग्लोबलाइजेशन। ये सीक्वेंसिंग है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है उन सारे कानून को समाप्त कर दिया जाए जो देश के आर्थिक विकास में बाधा है। हमारे यहाँ ऐसा कानून बना हुआ है कि रेलवे का डब्बा जो है केवल भारत सरकार बनवा सकेगी। अब वो फैक्ट्री खुला हुआ है, रेलवे का डब्बा जो है टाटा बिरला अगर बनावेगा तब वो क्या आपत्ति है? 1991 कहा कि बनाने दो, रेल का डब्बा टाटा अपना बनवा ले 1000, बिरला अपना 1000 बनवा ले, इंजन सरकार का रहेगा और उसके सामान को ढो के पहुँचाएगा जहाँ पहुँचाना है। तो रेलवे का जो डब्बा पर खर्च होता था कोच बनाने में, वो बियर करेगा टाटा बिरला। वो कोच पर उसका नाम लिखा रहेगा, लाल पीला ब्लू रहेगा। इससे क्या हो जाए कि रेलवे ट्रैक पर बहुत, हमारे यहाँ देखिए एक रेलवे ट्रैक है
24 घंटा में एक रेलगाड़ी जाती है। अगर उसका टाटा बिरला, डालमिया या गोदरेज ये सब का अपना ट्रेन का डब्बा हो जाएगा तो इंजन रहेगा रेलवे का, सरकार का, और उसी ट्रैक पर बार बार गुजरेगा गाड़ी। तो ये बड़ा ही अच्छा था। और तब ये 1991 की पॉलिसी हुआ कि रेलवे का डब्बा, जो कानून बना हुआ कि केवल भारत सरकार इंडियन रेलवे के लिए बनाएगी, उसको खारिज कर दिया गया। हुआ कि रेलवे का डब्बा कोई भी बिजनेसमैन बनवा सकती है अपने लिए, अब पैसा देके। भारत का जो कोच इंडस्ट्री है, सरकारी इंडस्ट्री है, उससे बनवा सकती है। अब इससे लाभ क्या हो गया कि रेलवे विभाग में मारामारी होता था कि कौन रेलवे मंत्री होगा, क्योंकि हिडन लाभ उससे छिपा हुआ है कि माल हमारा तैयार है, रेलगाड़ी नहीं है हमारे पास, मालगाड़ी है ही नहीं। अब माल का डब्बा, मालगाड़ी डब्बा हमको चाहिए, तो दिल्ली में वहाँ पर उसका दलाल रहता था, और पर डब्बा जो है कुछ न कुछ जो है पान पत्ती जो कहता है, अब उसके बारे में हम पूरा नहीं बोलेंगे, लेकिन पान पत्ती चढ़ाएंगे भगवान के ऊपर तो फल अच्छा होगा। ये हिडन कंसेप्ट था। आप देखे होइएगा कि बिहार के 2 कदावर नेता, एक है हमारे लालू प्रसाद जी और दूसरे है ये लोजपा के हेड कौन है? रामविलास पासवान। ये दोनों में क्वेरलिंग हो गया कि वो विल टेक रेलवे मंत्रालय, और लालू जी अड़ गए कि हम ही लेंगे। अंत में सोनिया गांधी को झुकना पड़ा। सोनिया गांधी चाहती थी कि लोजपा वाले को हम खुश करें, वो नहीं माने। लालू जी तो अपने पॉलिसी, जो भी पॉलिसी उनका रिजिड पॉलिसी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का कोई निशान नहीं है, चाहे रहे या चाहे। वो कहे कि हम तो दे ही नहीं सकते। अंत में फिर लालू जी को मिला रेलवे, इनको मिला फर्टिलाइजर। तो इस तरीके से रेलवे क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया, आप देखे होइएगा। पंडित इंदिरा गांधी के समय में ललित नारायण मिश्रा थे रेल मंत्री वो थे। वो हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर बाद उनके मरने के बाद हुए जगन्नाथ मिश्रा जी जो हैं एलएस कॉलेज में प्रोफेसर थे, और हम उनके स्टूडेंट हैं। हमको पढ़ाए हुए हैं वर्षों तक, और इंडियन इकोनॉमी पढ़ाते थे। इसलिए कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इतना कुछ रिजिड कानून था उस वक्त। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम स्टेटमेंट सुने हुए, बोले कि हमने 1000 से अधिक कानून को समाप्त किया है लिबरलाइजेशन लाने के। अब हम इस लिस्ट को खोजने पर लगे हुए हैं, कहाँ से मिलेगा 1000 में कौन कौन कानून था। तो एक कानून तो आपको बता दिए कि रेलवे का डब्बा, निजी उद्योग वाले का सीमेंट जम जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन डब्बा में लाइन लगाए हुआ है। अब लाइन लगाने में डब्बा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि डब्बा की संख्या कम है। अब पूरे भारतवर्ष को चाहिए डब्बा। तब ये 1991 की पॉलिसी आई, इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी आई कि डब्बा, रेल का डब्बा हर उद्यमी अपना बनवा ले। अरे बाटा का जूता लेने हम लोग जाते हैं तो डब्बा देता है कि नहीं? 7 गो जूता लीजिएगा तो 7 गो डब्बा हो जाएगा। तो जूता बनाया तो डब्बा भी बनाया। तो उसी तरीके से तुम सीमेंट बना रहे हो तो अपना 100 गो डब्बा भी बनवा लो। पहले 25 को बनाओ, 30 को बनाओ। एक बार में जो है 30-40 को डब्बा लगाता है, 30 डब्बा लगाता है। तो 30 डब्बा अगर तुम इन्वेस्ट किए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए, तो तुम्हारा बराबर ट्रेन फैक्ट्री में खड़ा रहेगा, माल बनेगा, उससे लदेगा, और इंजन जो है सरकार का रहेगा, शेड्यूल के अनुसार वो घिस के ले जाएगा। ये बहुत बड़ा हुआ। दूसरा हुआ कि बॉम्बे से ट्रक पर माल जाता था गोवा, अब पीछे में उलट जाए, उस जगह 100 गो 7 गो टनल है, बहुत खराब रोड है। हुआ कि ठीक है, कैसे बचाया जाए? तो कहा कि ट्रक पर पूरा सामान लाद के आइए, रेल पर चढ़ा दीजिए। तो फ्लैट रेल का एक बॉगी जो नीचे वाले को बॉगी कहते हैं और ऊपर वाले को कोच कहते हैं, यही ना कहते हैं। तो नीचे वाला जो 4 गो स्प्रिंग है वो बॉगी है, उसी बॉगी पर फ्लैट बना दिया, और उसी फ्लैट पर ट्रक चढ़ गया सामान के साथ, और बना गया, और उसके बाद खींच के पहुंचा दिया पणजी वहाँ गोवा, और वहाँ उतरा, सब सामान जो है सब जगह डिलीवरी कर दिया।
और उसके बाद वहाँ से मछली उछली लादा और फिर चढ़ गया इस पर, और फिर वहाँ से गोवा से आ गया मुंबई। इतना आराम हो गया कि सारा सामान बिना टूटे फूटे कम से कम समय में पहुँच गया। तो ये हो गया रेल ऑन रेल ऑफ, चढ़ के उसी रेले पर चढ़ गया। तो ये भी नियम बना। तीसरा उदाहरण बताते हैं कि सब पानी का जहाज आता था, और उसको हम पर्सनल अनुभव बताते हैं कि हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट पढ़ने उड़ने समझने के लिए सब महिला आती थी। उसका पति जो था सो वो कार्गो वाला जो विदेशी जहाज है उसी में काम करता था। तो उसका जब हस्बैंड आता था तो वो 7-8 दिन एब्सेंट हो जाती थी। तो हम पूछे क्या हुआ, तो हस्बैंड आए थे तो हमको छुट्टी लेके आए थे कि नहीं, अरे आप जानते हैं हम जो जहाज से लेके आते हैं तो जहाज यहाँ क्यू में लगा रहता है, समुद्र में क्यू में लगा हुआ है, और कम से कम 7 दिन वेट करना पड़ता था जहाज को उठ के टर्न आने को। और टर्न आने का सामान उतरने में भी 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन लग जाता था। कारण क्या है कि सामान वही कुली उतारेगा जो कि पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड कुली है। वही मशीन यूज होगा जो कि पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का है। कहा कि भाई मशीन तो कम है और उसका कुली भी कम है, कि उसमें ज्यादा कुली महाराष्ट्र सब है। 11 वो पोर्ट है हमारे यहाँ मेजर पोर्ट, तो जहाँ भी मेजर पोर्ट है तो वहाँ का लोकल कुली ही है, रजिस्टर्ड है। यहाँ बिहार वाला बोल के जाएगा तो उसको कुछ होने ही नहीं देगा। आपको याद होगा कि दीवार नाम के सिनेमा में अमिताभ बच्चन जो है वो धोने वाला कुली था। उस आप देखे होगा कि कुली को कैसे प्रताड़ित करता है वहाँ का डॉन सब जो है कुली में। तो यहाँ था कि कुली जा ही नहीं सकता है, क्योंकि जो सरकारी कुली होगा वही उतारेगा। सामान जो है 15 दिन तक लटका रह जाता था, और 15 दिन लटके रहने पर जहाज आ गया आपके यहाँ तो उस दिन से आपका बिल उठने लगा। तो इसी को एक तरह से कहा जाता है, कोई खास टर्म है डैमेज टाइप का, वो आपको दंड देना पड़ेगा। जितना दिन जहाज आप होल्ड करके रखे हुए हैं, तो जहाज पर माल दूसरे देश का भी तो है, अपना उतारिएगा तब हम लोग जाएंगे। तो नियम बना कि टाटा बिरला डालमिया जिसके पास पैसा है अंबानी, वो क्या करो कि खुद अपना डॉक बना दो उसी समुद्र के किनारे, और करोड़ों रुपया का इन्वेस्ट करो। बड़ा बड़ा जो होता है मशीन से उतारने वाला, लोडिंग अपलोडिंग करने वाला। अब उसके बाद अचानक जो है बाढ़ आ गई कैपिटलिस्ट का, और सरकारी प्लेटफॉर्म तो एक है और उसके बगल में 10 को प्लेटफॉर्म प्राइवेट बन गया। जहाँ जाए जहाँ खाली हवा लगाया माल उतारा। आज के डेट पे 48 आवर्स में सामान उतर भी जाता है, नया सामान चल भी जाता है, और पानी वाला जहाज लौट जाता है। ग्रेट अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ सेविंग टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ सेविंग द डैमेज एंड वेस्टेज ऑफ द फूड मटेरियल इट इज कमिंग थ्रू दैट। तो इसलिए कहा कि आज इतना आसान हो गया है। तो हम आपको जो बताए कि जो मेरे यहाँ स्टूडेंट पढ़ती थी, तो उसका पति आता था तो खूब खुश रहता था कि 15 दिन में उतरेगा। अच्छा है, हवाई जहाज से बॉम्बे से आ जाता था पटना, और ससुराल में 15 दिन आराम से खाया पिया, और वहाँ से फोन आ गया कि उतर गया, उड़ के चला गया। अब जो है वो फिर भेंट हुई गया, तो अब तो वो नहीं आते, 6 महीना में एक बार का है। अब तो 2 दिन में उतर जाएगा। तो मुंबई छोड़ के आ गए पटना, या हवाई जहाज कैंसिल हो गया तो जहाज ही छूट जाएगा। तो सोचिए फास्टनेस ऐसा हो गया सामान का। पानी वाले जहाज में लोडिंग और अनलोडिंग का काम, विदेश से आए हुए सामान को उतारना, भारत के सामान को विदेश भेजना, सब काम 48 आवर्स में होता है। तो ये कितना बड़ा लिबरलाइजेशन हुआ इस कानून को बदलने से, कि कोई भी इसमें उतारने या चलाने का काम कर सकता है। ये पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही करेगा, ये कानून को हटा दिया गया। इसी को लिबरलाइजेशन करते। लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया उदारीकरण का, कि वह कानून जो कि देश के विकास को बाधा पहुंचाती है, या तो संशोधन कर दीजिए या उसको रिपील कर दीजिए। अगर एकदम खतरनाक है तो अंग्रेज के जमाने में क्या था, जेल में जो है हम जैसा सुनते हैं कि रात में भी अटेंडेंस होता है, सुबह में भी अटेंडेंस होता है, और खाने के समय अटेंडेंस ऑटोमेटिक हो जाता है, तो बराबर ही अटेंडेंस किया जाता है। हम पट्टा कॉलेज में पढ़ाते थे, तो एक वहाँ होता था क्लास जीएस का। जीएस से क्लास में बैठने का सीट लगभग 150,
लेकिन 400 लड़के पूरे पटना कॉलेज के हर सब्जेक्ट के जीएस पे आते खड़ा है एकदम, और उससे कहे कि अटेंडेंस लीजिए। हम कहे कि अटेंडेंस लेंगे तो 1 घंटा का क्लास 1 घंटा अटेंडेंस लेने में लगेगा, 400 लड़के का कॉल करने का। तो हम ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि हम अटेंडेंस जो है कहे कि लड़का जो है वही चीट बना के हमको दे दे, अपना नाम और दस्खत, अब वो हमको चपरासी खड़ा करके हाथ में देते आप पढ़ाई शुरू कर दिए। इससे फायदा क्या हो गया कि हमारे क्लास में बहुत ज्यादा लड़के आने लगे, आए अपना स्लिप लिख के घर से लाए और दे दिए, और चपरासी वहाँ उसको रिसीव किया, और हम पढ़ाते गए यही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हम इसी बात को फिर पढ़ाए हुए निफ्टेम में, जो कि हरियाणा में है, सोनीपत, सोनी निफ्टेम जो भारत सरकार का उद्योग विभाग का MBA का कोर्स वहाँ पढ़ाई होता है। फूड एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फूड एंड टेक्नोलॉजी जो है वहाँ नेशनल फूड एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, तो वहाँ ये गेस्ट फैकल्टी जो है हमको 2 बार आमंत्रित किया और वहाँ जाके पढ़ाए, तो काफ़ी सेटिस्फैक्शन लड़कों में हुआ, और चित्र से डायग्राम से उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बताने लगे। काफ़ी क्लाइंट्स गूगल में कम से कम 20 फोटो वहाँ का अपलोड किए हुआ है जो हम वहाँ क्लास में। कहने का अर्थ है कि लड़के को या राष्ट्र को या उद्योग को जहाँ लाभ हो सकता है वहाँ आप हानि पहुँचा रहे हैं केवल कानून के कारण। ये कानून है कि रेल जो है वो सामान को उतारेगी, और उतारने के बाद सामान जो है वो उतारने का काम केवल करेगा वहाँ का सरकारी कुली, सरकारी मशीन। सरकारी मशीन के बारे में नियम क्या है? दे आर ओल्ड एंड आउटडेटेड, ओल्ड एंड ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। जो नया आया वो हाइड्रोलिक मेथड से उसका बड़े बड़े सामान को उतार के रखता है, चढ़ाता है। तो मॉडर्न इन्वेस्टमेंट जो है वो आने से उस काम में बहुत ही सहूलियत है। एक कानून को केवल बदलने से कि जो भी प्राइवेट सेक्टर वाला इसे इन्वेस्ट करना चाहता है, समुद्र का किनारा साइड उसको प्लॉट हम देते जाते हैं, वो अपना डॉक बना लेगा। तो आज हमारे यहाँ 11 मेजर पोर्ट है, तो सब पर डॉक प्राइवेट सेक्टर का है। ये ग्लोबलाइजेशन ये लिबरलाइजेशन का फल है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों, सीमेंट उद्योग है, सीमेंट बन के तैयार है, उसको आप नहीं दीजिएगा तो मजबूर हो जाएगा, और मजबूरी पर ही लोग घूस देता है। मजबूरी अगर आपको हो गया तो ब्राइब करता है। तो ये मजबूर आप किए हुए हैं, मजबूर करके तो सीमेंट वाला को आज का हो गया। आप गली कुची में देखिएगा सीमेंट बिक रहा है उस तरह से जैसे ब्रिटानिया बिस्किट बिकता है। पटना में खजांची रोड कोने पर आप देखिएगा कि सीमेंट का दुकान है, वहीं के बगल में पेन का दुकान है, तो हम पेन की दुकान में जाते हैं, बगल में देखते हैं कि सीमेंट का दुकान है। छड़ का दुकान हर गली में जहाँ भी देखिएगा। ये सब छड़ जो है हमारे यहाँ क्या था, केवल पिच को बनाता था और सारा छड़ आता था इंग्लैंड से। कम से कम 6 महीना नंबर लगने पर आपको आएगा, तो कोई भी आम आदमी लेता ही नहीं था, सरकार केवल इम्पोर्ट करती थी। इसे देखिए पूरे पटना शहर में खपड़ा का मकान था, छत नहीं था, घास फूस लगा हुआ था। मुजफ्फरपुर में रहे हुए वहाँ भी यही था। पक्का का मकान मतलब रिच आदमी, पक्का का मकान का मतलब है कि वो बहुत ही धनाढ्य है। आज क्या हो गया है कि 21 फीट भी चौड़ा है, 3 तल्ला मकान है, और सीमेंट और बालू ये सब उपलब्ध है। तो भारतवर्ष में जो ये परिवर्तन आया, इसमें 1991 की ऑथोरिटी नीति बहुत बड़ी भूमिका है। छड़ का प्रोडक्शन होने लगा, लिबरलाइज कर दिया, इसको जहाँ से लेना है ले सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम था, आपको अगर छड़ लेना है तो जा करके सप्लाई डिपार्टमेंट अप्लाई कीजिए। अब वहाँ जाइएगा तो समझ ही रहे हैं, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने कहा था कि 100 रुपया में 15 रुपया नीचे पहुँच पाता है। तो बीच वाले लोगों को तो बड़ा सा इंजेक्शन लगना चाहिए कि कहाँ चला गया। प्राइम मिनिस्टर इस बात को कह रहा है, तो अनुसंधान विभाग को खोजना चाहिए ना कि कहाँ पर जाम हो जाता है। तो आपको मकान बनाना है और छड़ लेना है तो जा करके आप परमिट लीजिए, सीमेंट लेना है तो परमिट लीजिए। तो ये अर्थव्यवस्था देखे हुए। हमारा छोटा सा एक साइकिल हमारे फादर खरीदे, बोले थे कि इंटरमीडिएट में फर्स्ट क्लास लाओगे तो साइकिल खरीदे। फर्स्ट डिवीजन आ गया, प्री यूनिवर्सिटी में अखबार में नाम निकला, बाबूजी आए तो साइकिल खरीदे, तो उसका ट्यूब जो है तो छेद हो गया। अब ट्यूब को बदलने के लिए गए तो कहा कि ट्यूब के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। हम तो फिर गए ऑफिस में, परमिट लिए, परमिट लेकर के जब आए तो उसको हम पूछे बेचने वाले की कब दीजिएगा, कहा कि लगभग 1 महीना लगेगा।
साइकिल के ट्यूब के छेद होने पर, ट्यूब मिलने पर, परमिट रहने पर भी 1 महीना वेटिंग पीरियड था। तो आप सोच लीजिए रिक्शा वाला क्यों गरीबों में गरीब हो गया कि साइकिल रिक्शा है लेकिन पंचर हो गया, उसको तो 3 को चक्का है। ये इतनी दर्दनाक स्थिति थी जिसको कि बयान आपको करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। बाजार में अगर आप एक झोला चीनी लेके घूम रहे हैं तो पुलिस पकड़ लेगी आपको, क्योंकि चीनी बाजार में कैसे लेके घूम रहे हो? चीनी तो राशन के दुकान में मिलता है, राशन की दुकान से सीधे घर जाना चाहिए, बाजार में झोला में चीनी लेके। इसका मतलब है तुम्हारे पास बोगस कार्ड है, उस पर चीनी ले लिए, हलवाई से आकर के चीनी बेच रहे हो। ये सत्य बात, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हमारी इकोनॉमिक समय की सोर्स बताइए। अब सोर्स जिससे पूछिएगा कैसे हम बोलेंगे नहीं। सच्चाई यही है कि हम लोग के पास जितना आदमी है उसका यूनिट है, हम लोग को दिया चीनी, लेकिन बहुत ऐसा घर है जिसमें बहुत आदमी है और गरीब है, अब कोई चीनी नहीं खाएगा, लेकिन वो 22 किलो चीनी ले लेगा। अब 22 किलो वहाँ से चीनी चला जाएगा। जिलेबी वाला क्या, तो सवेरे सवेरे जिलेबी कचौड़ी बना रहा है, स्टूडेंट खा रहा है, और एक लिंकेज बन गया कि हर महीने में वो कार्ड लेके जाएगा, 22 किलो चीनी लेगा, अब वहाँ खड़ा रहेगा, ये सेट की वो पैसा देगा। इस तरह तरह का लूप होल बना हुआ था, जो अभी हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि बहुत सारे घोस्ट राशन कार्ड, घोस्ट यूनिट गायब हो गए, क्योंकि अब आने लगा आधार से और अकाउंट में सब चीज। तो जैसे सिलेंडर का पैसा मिल रहा है अकाउंट में जाएगा, राशन का कुछ हो रहा है तो वहाँ आपको अकाउंट से लिंक है, तो सब का जो है कार्ड, बोगस कार्ड पकड़ा गया और खत्म हो गया। तो इस तरीके से निजी क्षेत्र का दूसरा हुआ प्राइवेटाइजेशन के बाद आया, लिबरलाइजेशन के बाद आया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था में सरकारी उद्योग रहेगा, लेकिन वो 100% शेयर लेके बैठा हुआ है, वो ऐसा नहीं करो, उसका 45% शेयर बेच दो, तो वो पैसा चला जाएगा टाटा बिरला अंबानी या विदेशी किसी के पास चला जाएगा, शेयर का पैसा जाएगा। कंपनी तो आपके पास ही रहेगा और सरकारी मालिक रहेगा, क्योंकि 51% अगर है तो 51% वाला ही मालिक रहता है, सरकार मालिक रहेगा, कंट्रोल सरकार के हाथ में। लेकिन भीतर घुस जाएगा शेयर इक्विटी होल्डर प्राइवेट सेक्टर वाला। प्राइवेट सेक्टर वाला कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका पैसा वहाँ कमाए नहीं, तो इसलिए वो कॉन्शियस रहेगा। तो जितना भी लीकेजेज है पब्लिक सेक्टर में, वो धीरे धीरे लीकेजेज दूर होने लगेगा, जितना भी उसमें गड़बड़ी है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा, और अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से पब्लिक सेक्टर में सुधार होगा। पब्लिक सेक्टर में क्या है, रेटेटिज्म है, स्लो गो टैक्सेस है, नॉट टू द रूल, लेथार्जी है, काम को डिले करता है। प्राइवेट सेक्टर शेयर लिए हुआ है 45%, और इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, जितना बैंक है सबका 45 से 47% शेयर बिक चुका है। अब देखिए इफिशियंसी बढ़ गई है, स्टेट बैंक के तरफ से प्राइवेट सेक्टर बैंक में तरह तरह का। अब जो इम्प्लॉई है उसकी क्वालिटी होमोजेनस नहीं है, एक समान नहीं है। 3 ऑफिसर है, 3 ऑफिसर 3 कैटेगरी का, एक है जनरल कैटेगरी, एक है ओबीसी कैटेगरी, एक जो है SC ST कैटेगरी। तीनों ऑफिसर से आप मिलिएगा तो 3 तरह का आपको एटीट्यूड नजर आएगा। नंबर 1 वाला जो परफॉर्मिंग एटीट्यूड है, ओबीसी वाला वो डिलेइंग एटीट्यूड है, आज जो SC ST वाला जो है उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करेगा। तो काम आपका होगा कैसे, चलेगा कैसे, जब तक तीनों मिल करके प्रोडक्टिविटी, और हम लोग जानते हैं कि इनपुट आउटपुट, अगर आप बैठे हुए हैं 7 दिन से बैंक में, क्या इनपुट आपने प्राप्त किया, उससे क्या आउटपुट आपने प्राप्त किया, ये सब इंडिकेटर आज के बैंकिंग सिस्टम में फोन कॉल सिस्टम होता है, फोन कॉल की क्या, फोन कॉल सारा 500,000 आदमी को एक साथ जोड़ करके बहस करता है, उसको प्रेरित करता है काम करने। ये सब चीज नई नई चीज का जो शुरुआत हुआ बिकॉज ऑफ द प्राइवेट, बिकॉज ऑफ द सेलिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। इसी को कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन डज नॉट मीन दैट एवरीवेयर देयर इज ए प्राइवेट इंडस्ट्री। Private industry is a different notation, and privatization is a different notation. Privatization is a rule in which minimum 26% and maximum 100% share might be sold. अब जैसे दिल्ली में एक बेकरी था जो भारत सरकार का, 100% उसको बेच दिए,
कई इंडस्ट्री को 100% बेच दिया गया, क्योंकि नॉन स्ट्रेटेजिक है, वो लग्जरी के लिए है या फूड के लिए, उसको प्राइवेट में छोड़ दीजिए। होटल है, होटल का होटल सरकार का के लिए चलाएगी, लेट इट बी इन प्राइवेट सेक्टर। तो टूरिस्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करके बना करके होटल कर रहा था, धीरे धीरे उसको बेचना शुरू कर दिया। तो या तो आप स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री को नहीं बेच सकते, लेकिन अदर इंडस्ट्री का या तो 100% शेयर बेच दीजिएगा, तब तो वो सरकार उसका मालिक नहीं रहा। तो सरकार डिसाइड की कि हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा इंडस्ट्री है जिसको कि सरकार को नहीं चलाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में चले, तो 100% शेयर बेच दी, तो सरकार का मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। शेयर बेचने का तरीका है मिनिमम 26% बेचिए। 26% बेचने से जो 26% शेयर लिए रहेगा वो कॉल कर सकता है जनरल असेंबली मीटिंग। जनरल मीटिंग जो है वो कॉल कर सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, इसलिए 26% का ही स्टैक मिनिमम नंबर ऑफ शेयर जो बेचने का हो 26% से लेकर के आप 49% तक बेच सकते हैं। 49% बेचिएगा, फिर भी 51% सरकार के पास रहेगा, मालिक सरकार रहेगा। आज अभी जो 300 से ऊपर उद्योग है, कई हमारे यहाँ उसमें नवरत्न उद्योग है, नवरत्न उद्योग को कभी लॉस नहीं हुआ है। नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, ये सब सभी में गुण है, लेकिन कुछ जो है वो सिक इंडस्ट्री है। 110 इंडस्ट्री ऐसा है जो आज तक कभी प्रॉफिट कमाया ही नहीं, वो सिक इंडस्ट्री है, लेकिन सरकार उसको उससे मिला के रखी हुई। तो ये सबको बदलने के लिए कहा कि जो उद्योग नवरत्न है, जो उद्योग महारत्न है, ठीक है, मिनी रत्न भी ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ शेयर बेचने से आपको पैसा आ जाता है और शेयर के बेचे हुए पैसे को आप क्या करेंगे, तो अपने ऊपर जो पुराना कर्ज है उसको रिपे कर दें। सर पर कर्ज होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सर पर एक ही कर्ज का बराबर सर पर चढ़े रहना बुरी बात है। इसका अर्थ है कि आप रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं। कर्ज लीजिए, रिपेमेंट कीजिए, कर्ज लीजिए, रिपेमेंट कीजिए, तो ये कहलाया जाएगा फाइनेंशियल डेवलपमेंट। लेकिन आप कर्ज लिए, अब मर गए, बेटा माथा पर आ गया, वो मर गया, पोता के माथा पर आ गया, जैसा कि रूरल सेक्टर में है। महाजन के पास कर्ज लिया तो उसका जमीन दादा से बेटा, बेटा से पोता सब फंसा रह गया, जमीन महाजन का। श्रीमती इंदिरा गांधी पहली प्राइम मिनिस्टर वो आते कहे कि ऑल लोन्स जो है वो खत्म हो जाएगा जिसका सही लिखा पड़ी नहीं। तो महाजन के पास लिखा पड़ेगा कोई सही नहीं है, उठा कर निकाल लगा दिया जो लिखा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने वाइप ऑफ कर दिया, ताकि जितना भी ऋण लिए हुआ है फार्मर सब पास, मजदूर है उसको बॉन्डेड लेबर बना के रखे हो। काय भाई, तो तुम्हारा दादा हमारे यहाँ कहा गया था, पूरा परिवार हमारा सेवा करेगा, हटा इसको, नो बॉन्डेड लेबर, फ्री फर्स्ट। तो हमारे बाप दादा राजा महाराजा थे, हमको सरकार के अंदर से नोट छापते थे। इंदिरा गांधी की फ्री पर ग्रेट लेडी थी, उसका कुछ चीज होता है ना, कोई चीज कड़ा है तो इतना कड़ा हो गया तो टूटिए नहीं, तो वही हो गया इमरजेंसी हो गया। इमरजेंसी हो गया क्योंकि कड़ापन का हाईएस्ट प्रकाश आ गया कि 300 MP को जेल में ठूस दिया, प्रेस सब जो है गुंगा हो गया। तो रियलिटी उनको पता ही नहीं चला, क्या इलेक्शन होगा तब हार जाएंगे, पूछा कि हारेंगे जीतेंगे, तो डरे कौन क्या बोलेगा, मैं हम जीत गई। रिजल्ट निकला तो MP भी नहीं जीत पाई, देश में तो हार ही गई, अपना जो अमेठी सीट है वहाँ भी हार गई। कहा जाता है कि हार्ड होना अच्छी बात है, हार्डर होना अच्छी बात है, हार्डेस्ट होना अच्छी बात नहीं। हार्डेस्ट जो है वो डायमंड है, लेकिन गोल्ड जो है वो हार्डेस्ट नहीं है। और छू कर देखिएगा तो 24 कैरेट जो है वो हाथ से मसला जाएगा, इतना वो कोमल रहता है। उसमें जो है मिलाया जाता है ब्रोंज, हमारे देश में मिलाया जाता है तांबा, तो उसको सोना का गहना बनता है। लेकिन अमेरिका में उसमें तांबा नहीं मिलाता, आयरन मिलाता है। तो यहाँ के सोना में वहाँ के सोना में देखिएगा चमक का अलग अलग होता है। तो कहता है कि मिलावट थोड़ा जरूरी है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट टू मेक इट मोर यूजफुल। तो इसलिए 1991 की औद्योगिक नीति बहुत ही बड़ी नीति है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि 1947 में ब्रिटिश ने हम लोगों को आज़ादी दी। आज़ादी दी या उसको आप कह सकते हैं कि भाग चला। गौर से देखिए तो 1947 में भागने की नीति उसके दिमाग में पहले बन चुकी थी। अगर आप नहीं कुछ करते आ रहे रहते कि नहीं हमको नहीं बांटेंगे और हम लोग को पूरा दीजिए, तो हो सकता था पूरा देते, लेकिन वो अपना स्ट्रेटजी लेके आया था।
कि इसको हम बांट के ही जाएंगे, ये उसका स्ट्रेटजी था बहुत पुराना। तो इस सबको आप देखिएगा, कॉन्स्पिरेशन थ्योरी सब पढ़िएगा तो पता चलेगा बहुत सारी इसमें छिपी हुई बातें जो हम लोग इतिहास में। इस तरह से मेरा कहना है कि 1991 की औद्योगिक नीति भले ही कांग्रेस पार्टी ने किया, श्री नरसिम्हा राव जी जो कि LLB LLM थे उस जमाने के, और सिंहा राव जी जो कि वंदे मातरम मूवमेंट जो हैदराबाद में लगातार भाग लिया। नरसिम्हा राव जी वो नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे और वो किस संकल्प किए हुए थे कि हम वर्ल्ड के साथ इंडिया को जोड़ेंगे, इंडिया को ओपन करेंगे। मनमोहन सिंह जैसा एजुकेटेड पर्सन भारतवर्ष में मिलना मुश्किल। पंडित जवाहरलाल नेहरू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ट्राइफॉस किए नेचुरल साइंस में, और मनमोहन सिंह जो है वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ट्राइफॉस किए इकोनॉमिक्स में। ट्राइफॉस का मतलब होता है 3 विषय में एक साथ ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करना, 3 सब्जेक्ट में एक साथ ऑनर्स। जैसे पंडित नेहरू का था नेचुरल साइंस, तो फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस तीनों में उनको ऑनर्स की प्राप्ति थी। मनमोहन सिंह थे इकोनॉमिक्स में ट्राइफॉस, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री तीनों में इनको प्राप्त हो। इस तरीके ट्राइफॉस डिग्री बहुत ही सर्वश्रेष्ठ डिग्री माना जाता है कैम्ब्रिज का, वो दोनों आदमी प्राप्त किए। लेकिन वो बैरिस्टर ऑफ लॉ 1 साल पढ़े लंदन में, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे ये मनमोहन सिंह जी जो हैं वो डिफिल किए वहीं से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इतना हाईली एजुकेटेड किए। पंजाब यूनिवर्सिटी से BA इकोनॉमिक्स किए ऑनर्स, MA इकोनॉमिक्स ऑनर्स किए, और तब उसके बाद भी कैम्ब्रिज गए। इतने बड़े विद्वान उस समय में फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो संयोग से वही विद्वान 10 साल तक में प्राइम मिनिस्टर रहा। अगर वो सही तरीके से उनका खुला हाथ रहता तो देश को अभी वो विकसित देश के बराबर ले गए होते। लेकिन कुछ पॉलिटिकल इस तरह का सिचुएशन था जिसमें कि इनको कहा जाता है कि नेवर स्पोक ए वर्ड, चुप रहते थे। हेल्थली है, हम जैसा सुने हैं या कहीं पढ़े हैं कि 6 बार उनका जो है सर्जरी हो चुका है हार्ट का, तो चुप रहना वो मजबूरी है। हार्ट में 6 बार अगर ऑपरेशन ओपन सर्जरी किया गया हो तो वो आदमी को बहुत ही परहेज से रहना पड़ता है, काम एंड क्वाइट। इस तरीके से हमारा सबसे बड़ा है कि हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि भारतवर्ष जन्म लिए, बहुत ही खुशनसीब है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तब हम जन्म लिए, बहुत ही खुशनसीब है कि कंट्रोल को हम लोग देखे और लिबरलाइजेशन को भी देखे, और आज जो है पूर्णतः ग्लोबलाइज इकोनॉमी भारत हो गया है, ये भी देखो। इससे मेरा अपना सूझबूझ है कि युवा वर्ग को पॉलिटिक्स समझना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स करना नहीं चाहिए। उनको रियल जो फैक्ट्स है उसको देख करके और अपना निर्णय करना चाहिए कि आगे क्या होना चाहिए, आगे कौन पॉलिटिकल पार्टी आगे, क्या पॉलिटिकल पार्टी का प्रोविजंस है, 91 से क्या डाइवर्सन हो रहा है। क्योंकि अभी देश में आने वाले समय में इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, क्लाउड्स का उपयोग होने वाला है, थिंग्स ऑफ इंटरनेट का आने वाला है। ये सब आने से स्पेशलाइज आदमी को ही नौकरी मिलेगा। अब सोचिए कि बहुत ही सस्ता कंघी बिक रहा है और हम बेलचट हैं, तो हमको कितना भी कहेगा ले लो, 1 पर 3 फ्री देते हैं, भैया हमको नहीं लेना है, हमारे लिए हमको तो बाल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको ले। वो कंघी को खर बजा के देखा रहा है कि हर तरह का बाल ठीक हो जाएगा, तो वही हो जाएगा कि ये आने से सब चीज नजर आएगा, लेकिन जो व्यक्ति है उसको नौकरी नहीं मिलेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे घर में हमारी ये ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन है, they are having Zoom class during the lockdown, and I am surprised to note that they start Zoom class, they start talking on the mobile and other instruments. This is a growth. This should be converted into real growth in terms of development, specialization at the school level. अमेरिका, कनाडा यहाँ हम जाते हैं, वो सब जगहों देशों में, यूरोप के देशों में भ्रमण किए, स्कूल के क्लास में ही ड्राइविंग का चैप्टर है, और 3रा, 4था, 5वां, 7वां तक ड्राइविंग पढ़ाता है, 8वां जाके ड्राइविंग का प्रैक्टिकल कराता है, और 9वां 10वां से आते उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। हमारे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अलग तरीका है। तो आई विश ये सब होने के बावजूद भारत एक सही रास्ते पर चल रहा है, युवा वर्ग जागृत है,
आज हम लोग कितना भी कुछ कर रहे हैं, देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है और हम निश्चित रूप से सफल होंगे। थैंक यू। अब अगली बार हम लोग डॉक्टर वर्मा से बैंकिंग सेक्टर पर बात करेंगे, बैंकिंग में कैसे सुधार हुआ शुरू से लेकर आज तक। धन्यवाद।